your recent comments on cryptocurrencies. You made a statement that they might be triggering the next financial crisis. It could come from there. Do you think they should be banned? RBI's position is very clear. It should be banned. All of them. No activity should be allowed in cryptocurrency. The technology needs to be supported. The technology of blockchain needs to be supported because the technology has got so many other applications. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपके यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शशिकांत दास जी ने जो कमेंट्स किया है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आज थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा रिसेंटली शशिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया है, उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ था उदयन मुखर्जी जो कि ग्लोबल बिजनेस एडिटर ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप। उन्होंने कन्वर्सेशन करने के टाइम पे एक चीज बताया है जो कि क्रिप्टो जो लवर है उनको थोड़ा सा आंच आया हुआ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्रिप्टो शुड बी बैन्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो उनका जो पहला रीजन था बिकॉज ऑफ क्रिप्टो द डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है बताऊंगा। लूज कंट्रोल ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि लूज कंट्रोल ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन हाँ उन्होंने ऐसा चीज बताया जिसको लग रहा है कि उनका कंट्रोल जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इस पे रिगार्डिंग बात करेंगे। थर्ड पॉइंट था लीड्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी क्रिप्टो की वजह से हो सकता है कि आगे चल के हमको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ये इसीलिए वो चाहते हैं कि क्रिप्टो को बैन कर दे। और एक पॉइंट बताया, क्रिप्टो हैज नो अंडरलाइंग वैल्यू। क्रिप्टो का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए बात करते हैं उसके रिगार्डिंग और ये बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो शुड बी बैन बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नीड टू एक्सेप्ट। ये क्या फंडा है, चलिए इसके रिगार्डिंग पूरा आज हम एनालिसिस करते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज यू आर द स्मार्ट पीपल एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मार्ट करेंसी व्हिच इज द क्रिप्टो करेंसी। चलिए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। पहला जो पॉइंट है उनका है डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये हालांकि होता क्या है, कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे इंडिया को लेता हूं। कोई अगर कंट्री जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है उस टाइम पे अगर अपनी खुद की करेंसी को यूज ना करते हुए कोई फॉरेन की करेंसी को यूज करता है, फॉर एग्जांपल कोई डॉलर हो या फिर कोई यूरो हो, कोई भी फॉरेन करेंसी को यूज करता है, तो इंस्टेड ऑफ अपनी खुद की करेंसी उस टाइम पे उसी को कहते हैं डॉलराइजेशन। हाँ, जबकि वो ज्यादा यूज होता है तब जाके उसको डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, अपनी खुद की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डाउनग्रेड होता है, उसकी डाउन जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस डाउन जाता है। तो डॉलराइजेशन होना एक फाइनेंशियल क्राइसिस को भी मान सकते हो। लेकिन डॉलराइजेशन कैसे क्रिप्टो को इंपैक्ट कर रहा है, देखिए कोई अगर क्रिप्टो को आप ट्रेड करते हो, करेंसी को लेते हो, तो वहां पे आप एक्सचेंज पे जाते हो, अपनी फिएट करेंसी को कन्वर्ट करते हो, यूएसडीटी पे लेते हो, उसके बाद में आप ट्रेडिंग करते हो। कोई क्या करता है डायरेक्ट बीटीसी पे ट्रेड करता है। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद में आप उसको यूएसडीटी में स्टोर करते हो। कोई अपना ऐसा होता है बाद में ऐसा भी हो जाए कि यूएसडी को स्टोर करने की वजह से आप यूएसडी को ही स्टोर करने लगोगे, यानी डॉलर के फॉर्म पे आप स्टोर करने लगोगे। इसी पॉसिबिलिटीज को चलते हुए ये चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे जाके ऐसा हो जाए कि अपनी इकोनॉमी में डॉलराइजेशन हो जाए, यानी अपनी खुद की फिएट करेंसी का कोई वैल्यू ना रहे, हम बस फॉरेन करेंसी पे ही खेलने लगे। तो इसी चलते उनका डर है। लेकिन एक चीज बता दूं, कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के टाइम पे वो अपनी डॉलर का यूज करता है। जबकि अगर डेटा ले लूं, रिसेंट डेटा ले लूं, 21-22 का डेटा, 22-23 का डेटा अभी तक मेरे पास में नहीं है, 21-22 का डेटा पकड़ के ले लूं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के टाइम पे इंडिया 495.83 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। कोई कुछ भी हो सकता है, मर्चेंडाइज उन्होंने ट्रेड किया, इंपोर्ट किया है। तो कोई भी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के टाइम पे आप डॉलर फॉर्म पे आप इंपोर्ट करते हो क्योंकि उनको डॉलर चाहिए बाहर वाले को, या फिर डॉलर या फिर कोई भी करेंसी हो। तो जो भी फॉरेन करेंसी पे आप ट्रेड करते हो तो तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फ्यूचर में डॉलराइजेशन होना पड़ सकता है इकोनॉमी। तो इसके रिगार्डिंग ये बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों छुपा रहे हैं? तो इकोनॉमी में इंपोर्ट भी करना ज्यादा करोगे तो आपको
मान सकते हो कि फ्यूचर में डॉलराइजेशन हो सकता है। तो ये भी कंसर्न हो सकता है, ना कि खाली क्रिप्टो को नाम पे बदनाम करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं लूज कंट्रोल ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल छूट रहा है हमारा। उन्होंने ऐसा कहा है कि वी आर लूजिंग कंट्रोल द लेवल ऑफ लिक्विडेशन, द लेवल ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट में लिक्विडेशन होगा या फिर मार्केट में सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, उस हिसाब से वो अपने मनी या फिर प्रिंटिंग करते हैं। इसी चलते इसको हम ओवरऑली मान सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी पे उनका कंट्रोल छूट रहा है क्रिप्टो की वजह से, जो कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली हम उसको समझना पड़ेगा कैसे होता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इसका काम 3 चीजों को कंट्रोल करना होता है। एक तो इन्फ्लेशन, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है करेंसी एक्सचेंज रेट। ये 3 चीज को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया गया है। जैसे कि कोई घोड़े को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके वजह से आपको चाहिए लगान पकड़ना है और कोड़ा पकड़ के आपको कंट्रोल करना है। इसी तरह अपनी गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए उनके पास में भी कुछ टूल्स हैं। उस टूल्स का नाम है चेंज इंटरेस्ट रेट, चेंज रिजर्व ऑफ बैंक्स, और एक होता है ओपन मार्केट ऑप्शन। ये 3 चीज को यूज करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को वो चलाते हैं। देखिए इन्फ्लेशन की आप अगर बात करें, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन में अगर बात करेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब आपको नॉर्मली पता है, जब मार्केट में कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अगर आपके पास में ज्यादा पैसा आ चुका है तो गवर्नमेंट के पास में एक ही रास्ता है कि पैसा आपके पॉकेट से कैसे निकालूं, कैसे रिटर्न ले लूं। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जो सप्लाई है उस सप्लाई को पहले वो घटाते हैं। डिक्रीज सप्लाई को घटाने के लिए उनके पास में 3 तरह का रास्ता है। एक तो चेंज इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट में जो बैंकों का रेट होता है उस रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे मार्केट में बैंकों में रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोन देना बैंकों से आप लेना कम कर दोगे, क्योंकि बैंक के पास में रेट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको लोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, लोन लेना भी कम कर दोगे। और एक होता है चेंज रिजर्व फंड बैंक्स, चेंज रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, आपको ऑलरेडी पता होगा CRR। और एक प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी नहीं है, इसका मतलब पैसा नहीं है मार्केट में। अगर पैसा रहेगा तो कंपनी ग्रो करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट में सप्लाई को बढ़ाता है। तो उसके चलते मार्केट में आता है पैसा। जैसे पैसा आता है तो एम्प्लॉयमेंट बनता है, लोगों को सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सप्लाई जैसे बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज्यादा है। तो इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक्चुअल डेटा, मार्केट में क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लिक्विडिटी क्या है। उसी के चलते जो शशिकांत दास ने रिसेंटली ने बताया था कि उनको कंट्रोल नहीं आ रहा है कि मार्केट में लिक्विडेशन कितना है, सप्लाई कितना है। तो और एक चीज है करेंसी एक्सचेंज रेट्स, यानी फॉरेन करेंसी को कंपैरेटिवली अपनी करेंसी का रेट क्या है, उसके प्राइस अपने प्राइस में से क्या अंतर है। जैसे कि मार्केट में अगर ज्यादा सप्लाई आ जाएगा तो अपनी जो प्राइस की जो वैल्यू है वो डाउन साइड होता है, तो उसके लिए उसको चाहिए सप्लाई को डिक्रीज करना। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए उसके पास में टूल्स है, जो कि चेंज इंटरेस्ट रेट, चेंज रिजर्व बैंक्स एंड ओपन मार्केट ऑप्शन। देखिए ओपन मार्केट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि मार्केट में अगर ज्यादा सप्लाई है, ज्यादा पैसा है, तो वो कुछ बॉन्ड इशू करते हैं और बॉन्ड इशू करते हुए लोगों से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि आपको मैं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मैं रिटर्न दूंगा और अपना यहाँ पे कुछ FD करो या फिर डिपॉजिट करो। वैसे ही समझो मार्केट में पैसा देना है उनको, तो वो क्या करते हैं, पब्लिकली वो लेते हैं, पब्लिकली वो बॉन्ड को वो लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता कि पब्लिकली डायरेक्टली बॉन्ड ले, वो क्या करते हैं कमर्शियल बैंक से बॉन्ड लेते हैं और उनको कुछ ऑफर करते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके चलते मार्केट में सप्लाई बढ़ता है। ये सारे उनका टूल्स रहता है। लेकिन मार्केट में अभी क्या हुआ है, जो पब्लिक है, पब्लिक का 20% ऑफ फंड आर नॉन ट्रेसेबल बिकॉज दीज फंड्स आर स्टक ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे शशिकांत दास का कहना ऐसा है कि 20% फंड को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, एक्चुअल में लिक्विडिटी कितना मार्केट में, सप्लाई कितना, हमको एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी का चलते हुए। उसीलिए हमारा हो सकता है जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्राइस कर सकता है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है इसके चलते, इसलिए क्रिप्टो को बैन करना जरूरी है।
तो ये जो टूल्स को ये यूज नहीं कर पा रहे और अपनी पैसे की जो वैल्यू है ये डाउन साइड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या इज इट राइट सेंट्रलाइज पॉलिसी, जो हमारा सेंट्रलाइज पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये क्या सही है? जिसकी वजह से कि टूल्स या फिर अपनी जो मनी है उसको एक्चुअल में यूज नहीं कर पा रहे, सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जो सेंट्रलाइज मॉनेटरी पॉलिसी है, बाहर भी ऐसा है, बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी है उनका सेंट्रलाइज पॉलिसी है, उसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हंगरी को हाइपर इन्फ्लेशन का फेस होना पड़ा था। यानी ऐसा हुआ था उस टाइम पे उनका जो प्राइस था, उनका जो मार्केट में जो प्राइस था, कुछ भी सामान खरीदो जो भी, उसका प्राइस डबल हो गया था इन अ सिंगल डे। ऐसा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी। और एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, अर्ली 2000 के टाइम पे जिम्बाब्वे को लॉस्ट हुआ था, उसको 99.9% उसकी वैल्यू को लूज करना पड़ा था, अपनी करेंसी की वैल्यू इतना लूज हुआ था। यानी क्या हुआ था, उनकी जो गवर्नमेंट था $100 ट्रिलियन का उन्होंने रुपीज को, यानी अपनी जो डॉलर को प्रिंट किया था, उसके चलते जो उसका प्राइस था, अपनी जो वैल्यू रहती है कोई भी करेंसी का, फिएट करेंसी का, उसकी वैल्यू 99% डाउन गया था। और एक रिसेंट एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि है जापान। जापान ने अपनी जो यील्ड कर्व जो पॉलिसी है उसका अंदर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यील्ड कर्व कंट्रोल होता है उसके पास में, उसके चलते अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसकी वैल्यू डाउन साइड जा रहा है। जापान को भी ये सामना करना पड़ रहा है। तो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी कितना हद तक कैपेबल है ये आप सोच के चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा सोचिए, हु लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस? तो फाइनेंशियल क्राइसिस करने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्रिप्टो या फिर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी? ये आप खुद ही सोच के कमेंट सेक्शन पे डालिएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर उसको कंट्रोल करना तो एक ही रास्ता है, implement न्यू मॉनेटरी पॉलिसी by which we can use the tools by which you can control the money and fund in a better way। और अब बात करते हैं लास्ट सेकंड, और क्या था, क्रिप्टो हैज नो अंडरलाइन वैल्यू, जो कि बहुत ही खतरनाक लाइन था उनका कहना कि क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आप पूछ के देखिए, क्या फिएट करेंसी का कोई वैल्यू है, या फिर फिएट करेंसी का जो डॉलर है या फिर कोई रूपी पकड़ लीजिए, कोई भी कंट्री का कोई भी फिएट करेंसी पकड़ लीजिए, क्या उसका कोई वैल्यू है? आप सोचोगे कि सही में कुछ वैल्यू है, लेकिन भाई फिएट का कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिएट इज नॉट ए गोल्ड स्टैंडर्ड। आप सोच रहे होंगे ना कि रिजर्व फंड के पास में, अपनी जो आरबीआई उसके पास में गोल्ड रिजर्व रहता है, उसके चलते वो कुछ इशू करता है, नोट को प्रिंट करता है, तो ये कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड पहले था जिस टाइम पे जो अपना नोट्स था, कोई भी डॉलर नोट लीजिए, कोई भी नोट लीजिए, वो पेज था, वो पेक्ड होके था कोई भी गोल्ड के साथ में। यानी अगर आप चाहो तो आप डॉलर को एक्सचेंज करके गोल्ड ले सकते हो। तो ऐसा उनका पहला सिस्टम था, और जो वैल्यू था अपनी डॉलर का या फिर कोई भी रुपीज का, वो गोल्ड के साथ में पेज्ड था। लेकिन अभी जो टाइम है ये है फिएट करेंसी का जमाना, जो कि फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल है, कैन प्रिंट एज मच एज यू कैन। यानी गवर्नमेंट चाहे तो जितना चाहे उतना नोट को प्रिंट कर सकते, उसका कोई भी रोकना टोकना कुछ भी नहीं है। आज कंपैरेटिवली जितना डिमांड सप्लाई आ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने मॉनेटरी पॉलिसी को सस्टेन करने के लिए, वो जितना चाहे उतना अपने नोट को प्रिंट कर सकता है। अगर बैंक जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकता हो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न ऐसा आता है कि अब फिएट का सही में वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में फिएट का एक वैल्यू है। एक थ्योरी आता है जिस थ्योरी का नाम है चर्तालिज्म। चर्तालिज्म के चलते हुए, उसी थ्योरी के चलते हुए फिएट का एक वैल्यू है। कैसे? जैसे कि कोई अगर गवर्नमेंट को लगता है टैक्स, जो आप टैक्स पे करते हो, टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट मांगता है, वही फिएट करेंसी के तौर पे आप चाहो तो टैक्स पे कर सकते हो, उतना ही पैसा मांगता है। वो पैसा देने के लिए दूसरा गोल्ड नहीं मांगता, ना ही डॉलर मांगता है, वो मांगता है टैक्स पे करने के लिए अपनी खुद की जो फिएट करेंसी है, उसी से आप चाहो तो टैक्स पे कर सकते हो। इसीलिए जो फिएट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू सस्टेन करता है। तो चर्तालिज्म का जो एक थ्योरी है, उसी के थ्योरी के चलते जो फिएट करेंसी की वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेता है उसी फिएट करेंसी के जरिए में। तो मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज के तौर पे जो टैक्स है वो है फिएट। लेकिन आपको बता दूं, चर्तालिज्म में जो चर्ता मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है टोकन या फिर कोई टिकट। तो फिएट जो होता है अपना कोई भी नोट, ये होता है एक तरह का टोकेनाइज फॉर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कुछ भी नहीं है।
जैसे कि बिटकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो भी आप पकड़ ले तो टोकनाइज्ड फॉर्म में वही है। ठीक है, तो बात करते हैं जो नोट होता है, जो कोई फियाट नोट पकड़ लीजिएगा, इसके अंदर जो वैल्यू होता है वो वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, वैल्यू देने के लिए एक ही चीज है, वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट किस पे करते हैं हम? ट्रस्ट करते हैं अपनी आरबीआई पे या फिर अपनी कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी पे। लेकिन कोई अगर क्रिप्टो को पकड़ते हैं या फिर बिटकॉइन को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रस्ट का फैक्टर आता है। जैसे देखिए रिसेंटली जो उन्होंने बताया था, उन्होंने एक लाइन बताया था कि क्रिप्टो एक मेक बिलीव और उसमें कुछ भी नहीं है। तो सही में जो अपने नोट भी है ना, वो भी तो ट्रस्ट है, वो भी तो मेक बिलीव है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो होता है वहां पे भी ट्रस्ट का फैक्टर आता है, लेकिन ट्रस्ट is inside the community, trust is inside the people, so it is decentralized। तो सेंट्रलाइज्ड को ट्रस्ट करते हुए अच्छा है कि डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो उसमें क्या कहता है, हम अपने खुद पे भी भरोसा करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड जो ट्रस्ट फैक्टर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होता है, ना कि सेंट्रलाइज फैक्टर। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन था, क्रिप्टो शुड बैन बट ब्लॉकचेन एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा कि क्रिप्टो को बैन कर देंगे लेकिन ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेंगे, ये कैसा है? यानी ब्लॉकचेन विदाउट टोकन ऐसा पॉसिबल है? सही में पॉसिबल है। अगर बताऊं, कोई अगर परमिशनड प्राइवेट ब्लॉकचेन को पकड़ लीजिएगा, वहां पे टोकन्स की कोई जरूरत नहीं, क्रिप्टो टोकन्स की कोई जरूरत नहीं, ये ब्लॉकचेन वैसे ही चलेगा। कैसे? अगर आप सोचोगे कि प्राइवेसी ब्लॉकचेन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। जो परमिशनलेस पब्लिक ब्लॉकचेन होता है, परमिशनलेस का मतलब होता है कोई भी पब्लिक चाहे वहां पे अपने नोड रन कर सकता है, अपनी वहां पे माइनिंग कर सकता है और माइनिंग रिवॉर्ड पा सकता है। लेकिन परमिशनड प्राइवेट ब्लॉकचेन में कोई भी पब्लिक वहां पे माइनिंग नहीं कर सकता है, वहां पे उनको परमिशन लगता है। तो परमिशन लेने के लिए आप चाहो तो कोई फिक्स नोड रनर रख सकते हो, जो वैलिडेटर होते हैं यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। तो वहां पे फिक्स करने के टाइम पे अगर आप चाहो तो फिक्स नंबर ऑफ वैलिडेटर रख सकते हो, वहां पे आप डॉलर फॉर्म पे भी ले सकते, माइनिंग का रिवॉर्ड दे सकते हो डॉलर फॉर्म पे। लेकिन परमिशनलेस पब्लिक ब्लॉकचेन जो होता है, वहां पे नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं, नंबर ऑफ वैलिडेटर या फिर नंबर ऑफ माइनर जो होते हैं, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो इसलिए आप हर किसी को माइनिंग रिवॉर्ड देने के लिए डॉलर नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्हें टोकनाइज फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करके रखा है, जितना ज्यादा माइनिंग करते रहो उसके ज्यादा प्राइस अगर बढ़ता रहेगा तो आपको उसी तरीके से आपको रिटर्न मिलता रहेगा, आप रिवॉर्ड मिलता रहेगा, आप अपने माइनिंग करते रहो। तो इसलिए परमिशनलेस पब्लिक ब्लॉकचेन में थोड़ा सा कठिन है आप टोकनाइज फॉर्म को बंद करना। लेकिन परमिशनड प्राइवेट ब्लॉकचेन, वहां पे आप ऐसा कर सकते हो, बिना टोकन का ब्लॉकचेन चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। अगर कोई ब्लॉकचेन है वहां पे भी आप टोकन्स को बंद कर सकते हो, बिना टोकन का ब्लॉकचेन चल सकता है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पे। कैसे? आप बोलोगे कैसे? प्रूफ ऑफ स्टेक में होता क्या है? सिक्योरिटी फॉर्म के तौर पे आप कुछ टोकन्स को स्टेक करते हो, वहां पे सिक्योरिटाइज करते हो। अगर कोई ब्लॉकचेन चाहे उस स्टेकिंग टोकन्स को इन द फॉर्म ऑफ डॉलर भी ले सकते हैं। अगर डॉलर के फॉर्म पे आप उस पे आप स्टेकिंग करके रखना चाहते हो तो एक सिक्योरिटाइज के तौर पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई करता नहीं है ऐसा। और अगर समझो, आप समझ रहे होंगे कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन बिटकॉइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक फनी चीज और कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइन है, तो उसी डेटा को ये स्टोर करते हैं। तो आप ब्लॉकचेन को यूज करो ट्रांजैक्शन डेटा को, लेकिन बिटकॉइन को यूज नहीं करोगे तो बिटकॉइन चलेगा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज है। आप चाहो तो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे टोकन्स का फॉर्म को इस्तेमाल करना बंद कर सकते हो। इसी तौर पे हो सकता है उसने बताया होगा कि ब्लॉकचेन को हम यूज करेंगे लेकिन टोकन क्रिप्टो को बैन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पीछे लाइक जरूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on